Good morning students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla and today is 14th of May 2020 Thursday. So let's start with Business Standard Daily News Analysis. This analysis is suitable for these viewers and inspiration of the day is if it makes you happy, no one else's opinion should matter. In today's discussion, we are going to cover 5 to 6 articles. Apart from this, we'll also discuss some other news clips. So let's see and look at it to the article number 1 given on page number 1. बिग बैंग पैकेजेस फॉर एमएसएमईज। जैसा कि हम सभी जानते हैं रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 20 ट्रिलियन पैकेज का अनाउंसमेंट किया है जिसमें उन्होंने डिफरेंट सेक्टर्स के लिए डिफरेंट टाइप्स के एलोकेशन का प्रोविजन रखा है और उसी प्रोविजन में जो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है वो हर दिन कॉन्फ्रेंस करके ये बताएंगे कि कितना कितना एलोकेशन किस किस सेक्टर को दिया गया है। तो कल जो उनकी पहली फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने उसमें बताएगा कि फिजिकल स्टिमुलस पैकेज जो अनाउंस किया गया है उसमें से 5.94 ट्रिलियन अप्रॉक्सीमेटली 6 ट्रिलियन का जो पैकेज है वो बेसिकली माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए, टैक्स पेयर्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, रियल एस्टेट सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स और कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स के लिए है। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो 6 ट्रिलियन जो 20 ट्रिलियन है इसमें से 6 ट्रिलियन का जो पैकेज है वो इस फर्स्ट डे की कॉन्फ्रेंस में इन सारे सेक्टर्स के लिए अनाउंस किया गया है और डिफरेंट स्टिमुलस मेजर भी अनाउंस किए गए हैं। गवर्नमेंट ने जो 20 ट्रिलियन का पैकेज अनाउंस किया था वो बेसिकली इन ऑर्डर टू मेक द कंट्री आत्मनिर्भर भारत और इन ऑर्डर टू मेक द कंट्री सेल्फ रिलायंट ऑन मैनी सेक्टर उसी को इंक्रीज़ करने के लिए जो अब या उसी को और उस पर और ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो हर दिन कॉन्फ्रेंस करेंगी। हर डे उनकी सेपरेट कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें वो बताएंगे वो 20 ट्रिलियन का जो बड़ा पैकेज है, बिग स्टिमुलस पैकेज दैट इज़ 10% ऑफ आवर जीडीपी, उसको कैसे कैसे यूटिलाइज करना है, किस किस सेक्टर को कितना कितना एलोकेशन दिया जाएगा। तो कल का जो अनाउंसमेंट था वो बेसिकली एमएसएमईज, एनबीएफसीज और डिस्कॉम कंपनीज के लिए, रियल एस्टेट के लिए था, जिसमें कि बहुत सारे प्रोविजंस, बहुत सारे स्टिमुलस दिए गवर्नमेंट ने मेजर्स बताए हैं। सारे तो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते बट विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंट वन। द फाइनेंस मिनिस्टर सेड शी वुड मेक अनाउंसमेंट पर्टेनिंग टू डिफरेंट सेक्टर्स एवरी डे, और हर सेक्टर के लिए अनाउंसमेंट जो होगी वो हर दिन एक एक अनाउंसमेंट करेंगे बेसिकली टू किक स्टार्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब जो कल का पैकेज है उसका जो इमीडिएट फिजिकल इम्पैक्ट पड़ा है ऐसा एक्सपर्ट कर रहे हैं दैट इज़ 20,000 करोड़ का फिजिकल इम्पैक्ट जो है वो एक दिन में पड़ा है, ऐसा एक्सपर्ट का कहना है। अब बात कर लेते हैं एमएसएमईज़ के लिए कि क्या की पैकेजेस हैं जो कल गवर्नमेंट ने एक्चुअली अनाउंस किए हैं। इसमें गवर्नमेंट ने बोला कि 3 ट्रिलियन का क्रेडिट गारंटी पैकेज ऑफ कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स होंगे, उसका प्रोविजन गवर्नमेंट ने किया है। कोलेट्रल फ्री मतलब 3 ट्रिलियन तक का लोन्स जो है वो एमएसएमईज ले सकती हैं जिसमें कि उनको कोई भी कोलेट्रल या कोई भी ऐसा गिरवी चीज़ रखने की ज़रूरत नहीं है। कोलेट्रल फ्री मतलब आपको कोई भी चीज़ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं, कोई भी ऐसा एसेट कोलेट्रल के फॉर्म में रखने की ज़रूरत नहीं है आपको लोन लेने के लिए। तो 3 ट्रिलियन तक के लोन का प्रोविजन गवर्नमेंट ने किया है। 20,000 करोड़ का सबॉर्डिनेट फंड क्रिएट किया है बेसिकली किसके लिए, ऐसी एमएसएमईज जो कि ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हैं। स्ट्रेस्ड है मतलब ऐसी एमएसएमईज जिन पे ऑलरेडी रीपेमेंट जिनका बाकी है, जो लोन रीपे नहीं कर पाई, जो एनपी की कैटेगरी में फॉल कर रही हैं, उनके लिए सबॉर्डिनेट फंड क्रिएट किया गया 20,000 करोड़ का ताकि वो दोबारा से रिवाइव कर पाए। 50,000 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूजन भी गवर्नमेंट ने का भी प्रोविजन गवर्नमेंट रखा है जिसमें फंड्स ऑफ फंड्स ऐसे वेंचर कैपिटलिस्ट या ऐसे एंजल फंड्स जो कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए भी फंड्स ऑफ फंड्स क्रिएट किया गया है 50,000 करोड़ का, जिसमें जैसे कि वो इक्विटी इन्फ्यूजन कर पाएँ। और अगर हम अदर मेजर अनाउंसमेंट की बात करें तो मेजर अनाउंसमेंट कुछ अदर की मेजर्स जो अनाउंस किए हैं गवर्नमेंट ने वो एनबीएफसीज के लिए क्या है, स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम्स जो सीपीज के तहत गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की, एक्सटेंशन ऑफ द पार्शियल गारंटी स्कीम्स फॉर इन्वेस्टमेंट ये है। नॉन सैलरीड के लिए 25% का जो रिडक्शन जो है वो टीडीएस में गवर्नमेंट ने किया है मार्च 31 तक का। डेडलाइन एक्सटेंड कर दी है फाइलिंग इनकम टैक्स, विवाद से विश्वास स्कीम, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स अंडर रेरा उसके कंप्लीशन की जो डेडलाइंस की जो समय थी उनको रिलैक्सेशन दिया है। कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफ पीएसयू जो पीएसयू के जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, जैसे कॉन्ट्रैक्टर कंपनीज थी, उन सब की डेडलाइन को गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द अनड्यू प्रेशर्स ऑन बिजनेस एक्टिविटीज ऑन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। डिस्कॉम्स के लिए गवर्नमेंट ने भी लिक्विडिटी इन्फ्यूजन किया है बाई आरईसी और पीएफसीज। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि आरईसी और पीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत ईजी है, इसमें कुछ ज़्यादा टेक्निकल नहीं है।
तो लिक्विडिटी इन्फ्यूजन गवर्नमेंट ने आरईसी और पीसीईस के थ्रू डिस्कॉम के लिए भी किया है। एमएसएमईज के लिए गवर्नमेंट ने 50,000 का जो फंड्स ऑफ फंड्स क्रिएट किया इक्विटी के लिए, 20,000 करोड़ का सबॉर्डिनेट फंड्स इंक्रीज किया और कहा है कि जो 45 दिन तक सारे ड्यूज जो हैं वो एमएसएमईज के क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोविजन है। 100% गारंटी, क्रेडिट गारंटी स्कीम्स भी गवर्नमेंट ने एनबीएफसीज के लिए रखी है या एसएमईज के लिए रखी है, जिसकी वजह से जो इकोनॉमी है उसमें जो स्मॉल स्केल और मीडियम इंटरप्राइजेस हैं उनका पार्टिसिपेशन होगा और ऐसी बेसिकली ऐसी माइक्रो स्मॉल या मीडियम इंटरप्राइजेस जो कि ऑलरेडी स्ट्रेस हैं उनको भी रिवाइवल में हेल्प मिलेगी। गवर्नमेंट इस बात पे बहुत श्योर है, बहुत क्लियर है। गवर्नमेंट इज़ नॉट गोइंग टू कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा नहीं कि हम इंटरनेशनल कंपनीज या मल्टीनेशनल कंपनीज को आने नहीं देंगे या उनको कट ऑफ कर रहे हैं, बट हम अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को मजबूत कर रहे हैं, डोमेस्टिक फर्म्स को मजबूत कर रहे हैं, ताकि वो इंडिया को ऐसी क्राइसिस की सिचुएशन में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन या मल्टीनेशनल कंपनीज की तरफ ना देखना पड़े। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 1। गूगल टैक्स में भी डिफर टिल सितंबर। इस बजट ईयर में, इस फाइनेंशियल के बजट ईयर में गवर्नमेंट ने गूगल टैक्स या इक्वलाइजेशन लेवी टैक्स जो था वो 2% बढ़ा दिया था 6% से। पहले कितना था? 6% था। गवर्नमेंट ने उसको बढ़ा करके इस बजट में 2% कर दिया और वो पेमेंट कब से करना था फर्म्स को? वो 1 अप्रैल से करना था, जब से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा था। गवर्नमेंट ने इस बार पैंडेमिक की सिचुएशन को देखते हुए इस एडिशनल लेवी टैक्स को, इस गूगल टैक्स को डिफ़र कर दिया है। कब तक के लिए? सितंबर तक के लिए डिफ़र कर दिया। सितंबर से जो बिग टेक कंपनीज हैं वो एडिशनल लेवी टैक्स देंगी, तब तक के लिए वो 6% टैक्स से ही अपना टैक्स जो है वो फाइल कर सकती हैं। अब ये बात आती है, यहाँ पर क्वेश्चन उठता है गूगल टैक्स क्या होता है? हो सकता है आप में से बहुत लोग जानते भी हो गूगल टैक्स क्या होता है और हो सकता है बहुत लोग ना भी जानते हो गूगल टैक्स क्या होता है। बट यहाँ इस न्यूज़ को सही से समझने के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली गूगल टैक्स क्या होता है। गूगल टैक्स जो है उसको नाम दिया गया है गूगल कंपनी के प्रोसेस पे। क्यों? क्योंकि गूगल कंपनी ने इस प्रोविजन को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, इसलिए इसको गूगल टैक्स का नाम दिया गया। एक्चुअली होता क्या है? होता ये है डाइवर्टेड प्रॉफिट टैक्स होता है, जो कि कंपनीज डाइवर्ट करती हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस देयर टैक्स बिल्स, या इसे आप ऐसे बोल सकते हैं ये एंटी अवॉइडेंस टैक्स प्रोविजंस होता है गूगल टैक्स, जो कि ऐसे टैक्स प्रैक्टिसेस या टैक्स इवेजन प्रैक्टिसेस जो कि बेसिकली कंपनीज अपने प्रॉफिट को डाइवर्ट करके अपने टैक्स बिल को रिड्यूस करती हैं, उनके लिए होता है। एक्चुअली होता क्या है, कंपनी जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं ये ट्रांसफ़र पेमेंट्स यूज़ करती हैं या बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स को यूज़ करके अपने प्रॉफिट को या अपने ट्रांजैक्शन को ऐसे कंट्री में कंप्लीटेड दिखाती हैं जहाँ पर टैक्स लायबिलिटी बहुत कम होती है। ऐसे कंट्रीज जिनको टैक्स हेवन कहते हैं, जहाँ पर टैक्स लायबिलिटी बिल्कुल कम, मिनिमम या ज़ीरो भी होती है। ठीक है, तो ये दिखाएंगे कि हमने टैक्स जो एक्चुअली जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो ऐसी कंट्री में हुआ है जहाँ पर टैक्स ऑलरेडी ज़्यादा है, बट उसको ये वहाँ पर ना दिखा करके ये इसको किन कंट्रीज़ में दिखाएंगे जहाँ पर टैक्स ज़ीरो है, टैक्स मिनिमम है। जिससे क्या होगा? जिससे ये होगा कि इनका जो टैक्स बिल है, जिनको जो इनडायरेक्ट टैक्स, जो टैक्स ऑन सोर्स या जो इनकम पे टैक्स देना होता है, वो इनका रिड्यूस हो जाता है। अ गूगल टैक्स इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्टेड प्रॉफिट टैक्स, refers to anti-avoidance tax provisions that have been introduced in several jurisdictions to deal with the practice of profit or royalty being diverted to other jurisdictions that have lower or zero tax rates। तो कंपनीज क्या करती है बेसिकली, जो इंटरनेट जियांट्स है जस्ट लाइक गूगल, फेसबुक, इस तरह की जो कंपनीज है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब क्या करती हैं? ये सब अपने बिजनेस या अपने ट्रांजैक्शन किसी और कंट्री में करती हैं और उसको दिखाती किसी और कंट्री में। दिखाती किस कंट्री में? जहाँ पर टैक्स बहुत कम हो। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें, क्योंकि ट्रांजैक्शन ए हो रहा है, अगर एक कंपनी है गूगल, उसने एक ट्रांजैक्शन किया इंडिया में और उस ट्रांजैक्शन पर जो टैक्स है वो 5% का इंडिया में टैक्स है, बट वही ट्रांजैक्शन, सेम ट्रांजैक्शन अगर किसी टैक्स हेवन कंट्री लाइक सिंगापुर में हो रहा है तो उस पर 1% का ही टैक्स है। तो ये क्या करती है गूगल कंपनी? एक्चुअली ट्रांजैक्शन करेंगी इंडिया में और जहाँ पर उनको 5% टैक्स देना है, बट उस ट्रांजैक्शन में को इंडिया में ना दिखा करके उस ट्रांजैक्शन को कहाँ दिखाया जाएगा? सिंगापुर में दिखाया जाएगा, जहाँ पर उनको 1% टैक्स ही देना। तो उन्होंने यहाँ पर 4% टैक्स को सेव कर लिया।
बट दैट प्रैक्टिस इज एक्चुअली नॉट कंसिडर्ड एज एथिकल और गुड अकाउंटिंग प्रैक्टिस। तो उसी को अवॉइड करने के लिए डाइवर्टेड प्रॉफिट टैक्स लगाया जाता है, या इसको एंटी अवॉइडेंट टैक्स प्रोविजन भी कहते हैं। क्योंकि गूगल कंपनी ने इसको बहुत यूज़ किया है, इसलिए इसका नाम पोस्टर बॉय गूगल की तरह यूज़ कर लेगा, गूगल टैक्स। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में ऐसे ले सकते हैं, इंटरनेट जियांट अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट किसकी पेरेंट कंपनी? गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट है, ठीक है। तो पेरेंट, फॉर एग्जाम्पल, इंटरनेट जियांट अल्फ़ाबेट गूगल पेड अ नेग्लिजिबल अमाउंट एज अ टैक्स इन यूनाइटेड किंगडम बाय कंप्लीटिंग इस ट्रांजेक्शन in the low tax capital city of Dublin, Ireland, even though the revenue of 6.5 billion was earned in UK। यूके में तो उसने रिवेन्यू 6.5 बिलियन का अर्न किया, लेकिन उसको दिखाया क्या? आयरलैंड में दिखा दिया, जिससे कि उसको टैक्स बिल उसका कम हो गया, उसको टैक्स कम देना पड़े। बेसिकली जो टेक्नोलॉजी फर्म्स होती हैं लाइक फेसबुक, एप्पल, अमेजोन, इस तरह की मल्टीनेशनल कंपनी, स्टारबक्स, ये क्या करती हैं? ये इस तरह की प्रैक्टिस को फॉलो करती हैं। फॉर इंस्टांस, मोबाइल ऐप लाइक Facebook, WhatsApp, Messenger, or a game like Clash of Clans may not employ a single employee in a particular country, but can still drive a lot of profit from its local user base who generate revenues for a company through online ads and in-app purchases। होता है क्या है कि जैसे कोई ऐसी टेक कंपनी है जिसने इंडिया में अपना एप्लीकेशन या अपना मोबाइल ऐप या अपनी वेबसाइट लॉन्च करी अपना, और लेकिन उसने इंडिया से किसी भी एक भी एम्प्लॉय को हायर नहीं किया और अपना कोई भी डेस्टिनेशन या फिजिकल स्टोर इंडिया में स्टैब्लिश नहीं किया, सिर्फ उसका वर्चुअल प्रेजेंस इंडिया में है। तो होता क्या है, उनका जो वर्चुअल प्रेजेंस तो उनकी इंडिया में बहुत अच्छी है, तो उससे वो ऑनलाइन जो अपनी एडवर्टीजमेंट करते हैं या ऑनलाइन ऐप परचेज जो होते हैं, उसके थ्रू वो इंडिया की मार्केट को कैटर कर रही है, इंडिया के कस्टमर को अट्रैक्ट कर रही है, वहाँ बिजनेस कर तो रही है, बट चूंकि वो इंडिया में ना ही उनका कोई फिजिकल स्टोर है, ना ही इंडिया से उन्होंने कोई एम्प्लॉय हायर किया है, ठीक है। तो उनकी अकाउंटिंग प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग वो इंडिया में टैक्स नहीं देंगी, और वो एक्टिविटी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इंडिया में ही हो रहा है, बट जो टैक्स है वो इंडिया में नहीं देंगी। वो टैक्स कहाँ देंगी? वो उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को कहाँ पर दिखाएंगे कंप्लीटेड? वो ऐसी जगह पर कंप्लीटेड दिखाएंगे जहाँ पर, या ऐसे कंट्री में कंप्लीटेड दिखाएंगे उस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को जहाँ पर टैक्स जो है वो मिनिमम हो। किसी ऐसे कंट्री में दिखा जाए कि इस कंट्री में हमने ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किया है। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह की प्रैक्टिसेस को अवॉइड करने के लिए बहुत सारी जो गवर्नमेंट है इंडिया में ही नहीं, बहुत सारी, चाहे वो अगर हम बात करें कि किन किन कंट्रीज़ ने एक्चुअली इसको यूज़ किया, तो G20 कंट्रीज़ ने भी इसको यूज़ किया इन ऑर्डर टू अवॉइड द टैक्स इवेजन, ठीक है, जो कंपनीज टैक्स इवेजन करती हैं। तो इंडिया ने भी इसको अप्लाई किया। इंडिया ने बेसिकली कब इसको यूज़ किया? इंडिया ने इसको 2016 में इस टैक्स प्रोविजन को इक्वलाइजेशन लेवी के नाम से यूज़ किया, जिसमें 6% का टैक्स उन सारी बिग टेक कंपनीज पर लगा। बिग 5 टेक कंपनीज कौन सी होती हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। बहुत सारे बिजनेस स्टैंडर्ड के न्यूज़पेपर है, बहुत सारे न्यूज़पेपर, इकोनॉमिक्स टाइम्स हो, आप ये बिग टेक कंपनीज का नाम 5 बिग टेक कंपनीज, आप मुझे बताएंगे कौन सी ऐसी 5 बिग टेक कंपनीज हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 2016 में 6% का टैक्स लगाया था, जो इस टैक्स को गवर्नमेंट ने अभी के बजट में रिवाइज करके 2% बढ़ा दिया, मतलब 8% कर दिया। और इस तरह के टैक्स अगर हम बात करें कौन कौन से कंट्रीज ऑलरेडी लगा चुके हैं, जो जितने G20 कंट्रीज हैं वो भी यूज़ कर चुके हैं इस तरह के टैक्स प्रोविजंस को, उन कंट्रीज में वहाँ पर भी इस पर डिस्कशन हो चुका है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD कंट्रीज में भी बेस इरोजन और प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर के कई सारे डेलिब्रेशंस हुए हैं, जहाँ पर गूगल टैक्स के प्रोविजंस को लगाया जाना वैलिड माना गया कि हाँ इस तरह के टैक्स कंट्रीज लगा सकती हैं। अकाउंटिंग में तो आप कह सकते हैं कि ना ही हमने आपके एम्प्लॉयज़ को हायर किया अपनी कंट्री से, ना ही हमारा कोई फिजिकल स्टोर, तो आप अपने किस चीज़ के टैक्स लगा रहे हैं, बट आपकी वर्चुअल प्रेजेंस तो है, और आपकी वर्चुअल प्रेजेंस से हमारे यहाँ ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। तो उस चीज़ को बेस लेते हुए ऐसी सारी नॉन रेजिडेंस कंपनी जो कि ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट और रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, दे हैव टू पे इक्वलाइजेशन लेवी अप टू 6%, जिसको गवर्नमेंट ने रिवाइज कर दिया था। 2% एडिशनल लेवी कर दिया था ऑन द रिसीवेबल्स ऑफ द ई कॉमर्स ऑपरेटर और ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विसेज, जो कि इफेक्टिव कब होना था, 1 अप्रैल से इफेक्टिव होना था। बट कंट्रीज़ ने, जो कंपनीज़ हैं जो कि एक्चुअली इसमें इन्वॉल्व हैं ई कॉमर्स कंपनीज, उसने कंटिन्यूसली गवर्नमेंट से कहा कि दैट विल रिक्वायर बिजनेस टू मेक कॉम्प्लिकेटेड चेंज टू देयर इंटरनल सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम एंड बिलिंग मैकेनिज्म इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड नोटिस में, कि आपने फरवरी में बोला और हम 1 अप्रैल से अप्लाई कर दें उसको, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगी, क्योंकि बहुत सारे अपने इंटरनल मैकेनिज्म में चेंजेस करने पड़ेंगे, हमें अपने अकाउंटिंग और बिलिंग मैकेनिज्म में चेंज करना पड़ेगा, जो इतने शॉर्ट पीरियड में पॉसिबल नहीं है। तो जो ई कॉमर्स कंपनीज है वो कंटिन्यूसली गवर्नमेंट से कह रही थी कि आप इसको थोड़ा सा हमें और ज़्यादा एक्सटेंशन का टाइम दीजिए, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए और ज़्यादा एक्सटेंशन का टाइम दे दिया। गवर्नमेंट बोला ठीक है 1 सितंबर से आप ये एडिशनल लेवी पे
कर सकते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ मल्टीनेशनल आर वाइडर एज द डेफिनेशन ऑफ द टर्म ई कॉमर्स ऑपरेटर एंड ई कॉमर्स सप्लाई इज डिफरेंट इन डिफरेंट नेशंस। ई कॉमर्स कंपनीज ने केवल मल्टी, ऐसा भी नहीं कि इसमें सिर्फ ई कॉमर्स कंपनीज ही आएंगी स्टूडेंट, इसमें बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में आएंगी जो कि एक्चुअली ई कॉमर्स कंपनीज नहीं हैं, बट वो अपना बिजनेस ऑनलाइन करती हैं। तो इसका इम्पैक्ट बहुत वाइडर होगा, क्योंकि हर कंट्री में बेसिकली जो ई कॉमर्स की डेफिनेशन है, इंडिया में ई कॉमर्स की डेफिनेशन डिफरेंट है, अमेरिका में ई कॉमर्स की डेफिनेशन, ई ऑपरेटर्स की डेफिनेशन डिफरेंट है, यूरोपियन यूनियन में ई कॉमर्स की ऑपरेटर्स की डेफिनेशन डिफरेंट है। तो कंपनीज़ के लिए बेसिकली जो मल्टीनेशनल कंपनी जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में काम कर रही, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है अपने सिस्टम को इतनी जल्दी चेंज कर पाना। इसीलिए कंपनी से थोड़ा सा और टाइम मांगा था, जिस टाइम को गवर्नमेंट ने ग्रांट कर दिया और बोला है कि ठीक है, यू कैन पे, और ये जो एडिशनल लेवी 2% का है ये सितंबर से एप्लीकेबल होगा। ई कॉमर्स giants such as Amazon, Netflix, Flipkart are those headquartered are not in India were have to pay additional levy of 2% from April में India introduced an equalization levy from 2016। जैसा कि हमने कहा, इसमें सारी नॉन रेसिडेंस कंपनीज आएंगी जो कि ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट मोड या यूज़ करती हैं या अदर एक्टिविटीज़ ऑनलाइन उसमें करती हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल हमारा, आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 1। गवर्नमेंट प्लान्स टू बाय गोल्ड फ्रॉम हाउस होल्ड। गवर्नमेंट जो है वो हाउस होल्ड से गोल्ड खरीदने जा रही है इन ऑर्डर टू यूज दम एज अ कोलेट्रल। अब क्यों यहाँ क्वेश्चन मार्क उठता है, क्यों गवर्नमेंट हमसे गोल्ड खरीद रही है, पब्लिक से गोल्ड खरीदने जा रही है? तो गवर्नमेंट इस गोल्ड को और फॉरेन एक्सचेंज अपने रिजर्व्स को एज अ कोलेट्रल यूज़ करेगी ज़्यादा मनी प्रिंट करने के लिए। अब आप लोग के माइंड में 2-3 क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि क्यों मनी प्रिंट कर रही है? भाई मनी प्रिंट करेगी, फाइनेंस करना है, इतना बड़ा फिजिकल स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट के पास पैसा होना चाहिए उसको फाइनेंस करने के लिए। एक्चुअली मनी तो होना ही चाहिए ना, तो उसके लिए गवर्नमेंट को ज़्यादा मनी की ज़रूरत है, ज़्यादा करेंसी की ज़रूरत है, लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करनी तो लिक्विडिटी होनी भी चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि क्या हम बिना कोलेटरल के मनी नहीं प्रिंट कर सकते? डेफिनेटली नॉट। कोई भी कंट्री चाहे अपने अमाउंट में मनी, होता है ना, स्टूडेंट्स सोचते हैं कि गवर्नमेंट तो पैसा प्रिंट करती है तो कितना भी पैसा प्रिंट कर ले जितनी उसको ज़रूरत है, कौन पूछने आ रहा है? ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट उतना ही पैसा या उतनी ही करेंसी मिंट कर सकती है या प्रिंट कर सकती है जिसके बराबर उसके पास कुछ असेट्स हो, स्पेशली गोल्ड या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जितने रिजर्व होंगे उतने ही अमाउंट का आप करेंसी प्रिंट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि करेंसी कुछ नहीं होती, अपने आप में एक वैल्यू होती है। तो अगर आपके पास वो वैल्यू है ही नहीं इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इन द फॉर्म ऑफ अदर एसेट्स, हाउ, तो उस कागज की तो कोई वैल्यू नहीं होती, राइट। तो अब इस समय गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्योंकि बहुत सारे सीरीज ऑफ फाइनेंशियल मेजर्स गवर्नमेंट ने फिजिकल स्टिमुलस रिलीज़ किए हैं, अनाउंस किए हैं, जिनको फाइनेंस करने की ज़रूरत है। फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट को करेंसी, फाइनेंस, लिक्विडिटी की ज़रूरत है, जिसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब टैप करने जा रही है हाउस होल्ड गोल्ड्स को या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो क्वेश्चन तो ये भी उठता है कि हम लोन ले लें दूसरे कंट्री से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, या हम अपना गोल्ड गिरवी रखकर पैसा ले लें। ऐसा गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही? ऐसा इसलिए नहीं कर रही क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा कुछ भी करेगी अपना गोल्ड गिरवी रख के, जो गवर्नमेंट के पास खुद का गोल्ड है, मतलब आरबीआई के पास जो गोल्ड स्टोर है उसको गिरवी रखकर पैसा ले लें। गवर्नमेंट अगर ऐसा कुछ भी करेगी तो दैट विल अफेक्ट द सोवेरियन रेटिंग ऑफ इंडिया। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बहुत सारी हैं जो कंट्रीज को रेट करती हैं, उनकी क्रेडिट वर्दीनेस को रेट करती हैं। जैसा कि 1991 में हुआ था, इंडिया ने अपना गोल्ड गिरवी रखने की कंडीशन आ गई थी इंडिया के पास। तो अब अगर इस समय अगर इंडिया ने अपने गोल्ड को गिरवी रखा इन ऑर्डर टू फाइनेंस देयर इकोनॉमिक पैकेज, तो वो गवर्नमेंट की सोवरेन रेटिंग को इफेक्ट करेगा, जिससे कि फर्दर इन्वेस्टमेंट जो कंट्री में वो है वो इम्पैक्ट करेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है वो सोवरेन रेटिंग इम्पैक्ट ना हो, इसलिए हाउस होल्ड को का जो गोल्ड है गवर्नमेंट उसको टैप करने जा रही है। द प्लानर्स मूव विल इंश्योर न्यूली मिंटेड करेंसी डज नॉट पुट एनी प्रेशर ऑन फिजिकल सिचुएशन। और अगर आरबीआई से लोन लेंगे तो ऐसे कोई फिजिकल सिचुएशन पर हम लेंगे तो हमारी गवर्नमेंट पे बर्डन पड़ेगा। अगर मैं आरबीआई का गोल्ड उठा लिया तो ठीक है। हाउस होल्ड गोल्ड क्या है? दैट इज़ आइडल गोल्ड। जैसा कि हमने पिछले न्यूज़ में पढ़ा था कि जो इंडिविजुअल्स हैं, पब्लिक हैं, वो कैश और गोल्ड के फॉर्म में अपने अपने एसेट्स को जनरेट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अनसर्टेनिटी की सिचुएशन बहुत ज़्यादा है। इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जाएगी पब्लिक को भी इतना नहीं पता। एज एन इकोनॉमिक एक्सपर्ट बहुत सारे लोग जानते हैं, बट जो पब्लिक है, लेमन पीपल हैं, वो नहीं जानते। तो उन्होंने अपना कैश इन सर्कुलेशन इसीलिए बढ़ा था। मैंने एक न्यूज़ में डिस्कस भी किया था आपसे, कैश इन सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इंडिविजुअल्स ने क्या कर लिया, कैश को होल्ड करना शुरू कर दिया है, गोल्ड को होल्ड करना शुरू कर दिया है, इन ऑर्डर टू अवॉइड द अनसर्टेनिटीज़ बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब गवर्नमेंट उस हाउस होल्ड से गोल्ड को
गोल्ड को यूटिलाइज करेगी एज अ कोलेट्रल। इंडिया इज़ वेरी बोलते हैं लार्ज इंपोर्टर ऑफ गोल्ड। इंडिया में गोल्ड को लेकर अजीब सा पोजीशन है लोगों में। गोल्ड, हालांकि गोल्ड का प्रोडक्शन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं, तो माइंस हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है और डिमांड बहुत ज़्यादा, इसलिए इंडिया को गोल्ड जो है वो इम्पोर्ट करना पड़ता है और जो कि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, तो अब इस गोल्ड एक्चुअली हमारे यहाँ बहुत सारे पर्पस के लिए भी यूज़ होता है, इट्स कल्चरल, इसका सिग्निफिकेंस भी है बहुत ज़्यादा। तो होल्ड जो गोल्ड होल्ड है, जो मनी जो पब्लिक के साथ जो गोल्ड आइडल पड़ा हुआ है, गवर्नमेंट उसको यूटिलाइज करने की कोशिश कर रही है ऐसा कोलेटरल। इसमें कुछ सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कुछ सारे अपने सजेशंस दिए हैं। उन्होंने कहा है गवर्नमेंट को बेसिकली जो कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, गवर्नमेंट सोच रही है जिस पॉइंट को ध्यान में रखने के, ऐसे कुछ प्रोविजंस ये हैं। द गोल्ड जो भी गवर्नमेंट परचेज करेगी हाउस होल्ड से, उसके सोर्स को सीक नहीं करेगी या सोर्स डिक्लेरेशन पे कोई क्लॉज नहीं डालेगी गवर्नमेंट। अगर आप गवर्नमेंट बैंकिंग चैनल का यूज़ करेगी गोल्ड खरीदने के लिए, ट्रांजैक्शन विल बी डन थ्रू बैंकिंग चैनल्स। बट गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, गवर्नमेंट भी इस बात पर सोच रही है कि ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं लाया जाएगा जिसमें कि जो गोल्ड बेचने पब्लिक आ रही है, जो इन्वेस्टर आ रहा है, जो मैं गोल्ड सेल करने आ रहा है, उससे सोर्स पूछा जाए या उससे ऐसा कहा जाए कि आप रिसीट जनरेट करिए, रिसीट डिक्लेरेशन करिए, सोर्स डिक्लेरेशन करिए कि ये गोल्ड आपके पास कहाँ से आया, इज इट ब्लैक मनी और वाइट मनी। इस तरह के प्रोविजंस नहीं रखे जाएँ। क्यों? क्योंकि अगर इस तरह के प्रोविजंस रखे जाएंगे तो गवर्नमेंट की ये स्कीम फेल हो जाएगी, क्योंकि इंडिया में बहुत सारा जो गोल्ड है वो ब्लैक मनी के रूप में रखा जाता है, या ब्लैक मनी को गोल्ड के फॉर्म में रखा जाता है। अगर आप ये कह सकते हैं कि जो भी ब्लैक मनी है उसको गोल्ड खरीद के लोग रख लेते हैं। ठीक है, गोल्ड लैंड भी था एक टाइम पर बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी को हाइड करने का तरीका, लेकिन जब बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट आया उससे थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है। लेकिन गोल्ड अभी भी लोग जो है वो गोल्ड को अपने ब्लैक मनी को गोल्ड के फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि अगर गवर्नमेंट ने सोर्स सीक किया है, डिक्लेरेशन मांगा या रिसीट मांगी सोर्स पर, तो ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो प्लान है, जो स्कीम है, ये फेल हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं वो सोर्स या तो उनके पास है नहीं या वो सोर्स डिक्लेयर करना नहीं चाहेंगे। According to the jewelers who have recently opened their store recently, many customers are visiting them to sell gold due to the spike in prices and absence of liquidity। इस समय गोल्ड के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, तो इसकी वजह से जो गोल्ड ज्वेलर्स, अभी गोल्ड ज्वेलरी रिसेंटली ओपन है, उसमें तो गवर्नमेंट ये कह रही है, ज्वेलर्स ये कह रहे हैं कि बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं वो आ रहे हैं अपना गोल्ड सोल्ड करने के लिए, क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज़ हुए हैं और लिक्विडिटी कम है उनके पास, तो पैसा ले जा रहे हैं, गोल्ड को बेच रहे हैं लिक्विडिटी को इंश्योर करने के लिए, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए। तो इस गोल्ड सेलिंग प्रोसेस को गवर्नमेंट जो है वो टैप करने की कोशिश कर रही है, जिससे कि गवर्नमेंट जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज कर सके गोल्ड सेलिंग प्रोसेस को थ्रू बैंकिंग चैनल और मोनेटाइज कर सके गोल्ड को भी लीगली। जो गोल्ड है वो लीगल उस फॉर्म में भी, इस गोल्ड को खरीदने से गवर्नमेंट को बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। ठीक है, जो भी ब्लैक मनी है जो गोल्ड के फॉर्म में, वो लीगलाइज्ड भी हो जाएगा। गवर्नमेंट का जो एम्बिशियस इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज है उसको भी फाइनेंसिंग मिलेगी, और दूसरा क्या होगा, लिक्विडिटी भी इंश्योर हो जाएगी। तो तीन फैक्टर्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे जब गवर्नमेंट इस स्कीम को लाएगी। तो या तीन जो हमारे एक्चुअली आउटकम है जो गवर्नमेंट सीक कर रही है। तो इंस्टीट्यूशनलाइजिंग द गोल्ड सेलिंग प्रोसेस थ्रू बैंकिंग चैनल हैज़ अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ गोल्ड कुड बी मोनेटाइज लीगली एंड दिस विल हेल्प द एम्बिशियस इकोनॉमिक पैकेज दैट हैज़ बीन प्लान। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो गोल्ड के प्राइसेस बढ़े हुए हैं उसकी अपॉर्चुनिटी को टैप करेगी गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशनलाइज करेगी गोल्ड सेलिंग को थ्रू बैंकिंग चैनल। स्टूडेंट, यहाँ पर गोल्ड के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, आप ध्यान रखेंगे इसमें। एक लाइन मैं आपको जरूर बताना चाहूँगी कि आप नॉर्मल सिचुएशन में इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब शेयर मार्केट गिरती है तो गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं, जब शेयर मार्केट बढ़ती है तो गोल्ड के प्राइस गिरते हैं। इन दोनों में एंटी प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। गोल्ड प्राइसेस इज एंटी प्रोपोर्शनल टू द शेयर मार्केट। ठीक है, शेयर मार्केट बढ़ेगी तो गोल्ड के प्राइस गिरेंगे, गोल्ड के शेयर मार्केट गिरेगी तो गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे, क्योंकि गोल्ड इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट मीडियम। इन्वेस्टमेंट मोड बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट मोड है। हाउएवर एन ऑफिशियल अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट सेड द गवर्नमेंट विल हैव टू अश्योर दैट व्हाइल बाइंग द गोल्ड नो क्वेश्चंस आर आस्क्ड अबाउट द सोर्स ऑफ द गोल्ड। अगर गवर्नमेंट ने ये क्लॉज लगा दिया तो शायद ये स्कीम फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ट्रांजैक्शन को भी सिंपल करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ताकि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इंश्योर किया जा सके। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको बहुत जल्दी रिकैप करते हैं। रिकैप क्या है, गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली अपनी मनी जो हाउस होल्ड गोल्ड है उसको एज अ कोलेटरल यूज़ करने जा रही है, उसको खरीदने जा रही है पब्लिक से हाउस होल्ड गोल्ड को एज यू बाय यूजिंग दैम एज अ कोलेटरल टू प्रिंट मोर मनी, टू प्रिंट फ्रेश करेंसी इन ऑर्डर टू सिक्योर इट्स सोवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी।
ज़्यादा करेंसी प्रिंट करनी है, अपनी क्रेडिट रेटिंग को इंश्योर करना है कि वो इम्पैक्ट ना हो। दूसरा इसका आउटकम क्या गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है कि जो भी ब्लैक मनी है वो लीगलाइज हो सके, मनी जो गोल्ड है वो लीगलाइज हो सके, इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकें गोल्ड प्रोसेस को, जो अपने इकोनॉमिक पैकेज लाया उसकी फाइनेंसिंग हो सके और मार्केट में लिक्विडिटी भी इंश्योर करी जा सके। इन सब रीजंस की वजह से गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू बाई द हाउस होल्ड गोल्ड। कई सारे लोग या एक्सपर्ट्स के प्रपोजल ये भी हैं कि गवर्नमेंट टेक गोल्ड फ्रॉम द हाउस होल्ड एंड इशू बॉन्ड्स। तो कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि अब बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी इंश्योर ना आ जाए मार्केट में, इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कैश की जगह गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पेमेंट करे, पब्लिक से गोल्ड ले और उनको गवर्नमेंट जी सिक्योरिटीज़ इशू कर दें, जिससे कि बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी भी नहीं आएगी। अगर हम बात करें रिजर्व्स की, इंडिया में कितना रिजर्व है, तो एज़ पर द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC 24,000 to 25,000 टन्स ऑफ गोल्ड आर रिजर्व विद हाउस होल्ड ओनली। 25,000 टन्स का हाउस होल्ड इंडिया में गोल्ड इंडिया में हाउस होल्ड के पास है। 640 टन का जो रिज़र्व है वो RBI के पास है। 15 टन का जो रिज़र्व है वो मोबिलाइज करना चाह रही है गवर्नमेंट गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम्स में। 32 टन का गोल्ड ऑलरेडी बॉन्ड जो गवर्नमेंट वो सोल्ड कर चुकी है। तो ये कितना सक्सेसफुल है ये भी देखते हैं। इट इज़ जस्ट अ प्रपोजल। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 5। EPF कॉन्ट्रीब्यूशन कट्स टू 20% फॉर 3 मंथ्स। गवर्नमेंट ने जो EPF कॉन्ट्रीब्यूशन 24% होता था उसको रिड्यूस करके 20% कर दिया। EPF स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जिसमें 24% जो होता था वो पे करना होता था, 12% एम्प्लॉयज़ पे करते थे और 12% एम्प्लॉयर पे करते थे, जिसको रिवाइज करके गवर्नमेंट ने 3 महीने के लिए रिड्यूस कर दिया है। और कितना कर दिया है, 20% कर दिया। 20% मतलब अब 10% एम्प्लॉयज़ को देना पड़ेगा और 10% एम्प्लॉयज़ को देना पड़ेगा 12% के कंपैरिजन में। इससे क्या होगा कि मार्केट में लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ होगी। जो एम्प्लॉई अब 12% दे रहा था उसकी जगह 10% देगा। जो कंपनी है उसकी कॉस्ट ऑफ द कंपनी या कॉस्ट ऑफ द बिजनेस जो है, कॉस्ट ऑफ द एक्टिविटी, वो भी रिड्यूस होगी। जो एम्प्लॉयर्स पर बर्डन आ रहा था EPF को पे करने का, डिफर्ड सैलरी पर भी BF पे होता, तो उस पर भी बर्डन कम होगा। हालांकि ऐसे जो गवर्नमेंट की ऐसे जो एक स्कीम थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें गवर्नमेंट ने रीफाइनेंस करती थी सारे EPF कॉन्ट्रीब्यूशन के एम्प्लॉयज़ का। जितने इस स्कीम में ऐसी जो कंपनी थी स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस, जिसमें गवर्नमेंट रीफाइनेंस कर देती थी EPF कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर्स। और ऐसी कंपनी जिसमें 100 से कम वर्कर्स होते थे उनके लिए गरीब कल्याण योजना लाई गई थी, PM गरीब कल्याण योजना। तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसे सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत ऑलरेडी कवर्ड हो चुके हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट देती है या गवर्नमेंट पे कर देती है, वो इस स्कीम में नहीं आएंगे। उनका 24% का ही चलेगा। ये केवल उन्हीं लोगों के, उन्हीं सारे एस्टैब्लिशमेंट के लिए आएंगे जो कि इस स्कीम में के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि भाई डुअलिटी बोलते हैं ना, कि एक ऑलरेडी बेनिफिट आप ले चुके हैं, दूसरा बेनिफिट आप फिर लेंगे, तो ऐसे ये इस तरह का नहीं होगा। जो कि एक्चुअली टारगेटेड बेनिफिशियरी जो एक्चुअली नीडेड हैं उन तक ये स्कीम पहुंच जाएगी। जिनको गवर्नमेंट फाइनेंस कर रही है इस स्कीम को, उनको तो उनका तो बर्डन ऑलरेडी गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया है। बट ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कि इसके अंदर नहीं आते हैं उनके लिए ये प्रोविजंस है। और ये किस एक्चुअली किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होगा। इट अप्लाइज टू द फर्म विच हैज़ एटलीस्ट 90% ऑफ द वर्कफोर्स अर्निंग लेस देन 15,000 a month। ये बेसिकली उन सारे फर्म्स पे एप्लीकेबल होगा जहाँ पर 90% तक ऐसे वर्कफोर्स हैं जिनकी सैलरी 15,000 या 15,000 से कम है। 15,000 तक की जितने भी सैलरीड एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए EPF मैंडेटरी होता है ऑर्गेनाइजेशन को। ऐसे सारे एम्प्लॉयज़ जिनकी 15,000 तक सैलरी होती है उनको मैंडेटरली EPF कॉन्ट्रीब्यूशन देना पड़ता है और उनका मैंडेटरली EPF कॉन्ट्रीब्यूशन काट के गवर्नमेंट में जमा करना होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में। 15,000 से ऊपर के लिए ये वॉलंटरी है। इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। हालांकि जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, उन्होंने ये कहा है कि इट इज़ गोइंग टू हैव द मार्जिनल इम्पैक्ट ऑन वेजेस बिल। 24 था, आपने उससे 20 कर दिया, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला कि इस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक्चुअली जो था वो जो डिमांड थी वो स्टीप रिडक्शन की थी कि EPF कॉन्ट्रीब्यूशन में स्टीप रिडक्शन किया जाए। गवर्नमेंट डिड नॉट गो फॉर द चेंजेस डिमांडेड इन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सब्सिडी स्कीम अलॉन्ग विद द स्टीप रिडक्शन इन द EPF कॉन्ट्रीब्यूशन। जो एक्चुअली डिमांड थी वो थी कि जो EPF कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर दे। जो 24% बहुत ज़्यादा है, 12% बहुत ज़्यादा है। बेसिक पे का 12% होता है स्टूडेंट। तो
उस डिमांड को गवर्नमेंट ने नहीं माना है। एट प्रेजेंट 24% ही है, जिसको रिड्यूस करके 20% कर दिया गया है। दिस इज कंपलसरी फॉर एम्प्लॉयज़ अर्निंग अप टू 50,000 अ मंथ। ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनकी 15,000 तक सैलरी है उनके लिए ये मैंडेटरी होता है, और सारे स्टैब्लिशमेंट के लिए मैंडेटरी है जहाँ पर 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। तो ये जो प्रोविजन गवर्नमेंट ने लाया 20% का, ये सबके लिए मैंडेटरी है जो जहाँ पर 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। ऐसा इस्टेब्लिशमेंट या स्मॉल या मीडियम भी है जहाँ 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, वहाँ एम्प्लॉयर को ईपीएफ देना मैंडेटरी होता है। ठीक है, हालांकि एक्सपर्ट्स जो हैं, एनालिस्ट हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है इस मूव से। लेकिन अगर हम लिक्विडिटी इन्फ्यूजमेंट की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 6,750 करोड़ का जो है वो लिक्विडिटी जो है वो इन्फ्यूज़ होगी करोड्स टू एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ ओवर 3 मंथ्स। मतलब इतनी लिक्विडिटी इंश्योर होगी मार्केट में बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन ईपीएफ रिडक्शन। ठीक है, और कितने इस्टेब्लिशमेंट को फ़ायदा होगा? 6,50,000 इस्टेब्लिशमेंट को इससे फ़ायदा होगा, और 43 मिलियन वर्कर्स इससे अफेक्टेड होंगे। मतलब 43 मिलियन वर्कर्स को भी फ़ायदा होगा। अगर हम एवरेज बात करें कि एवरेज रिडक्शन कितना बड़ा रिडक्शन हुआ है एक एम्प्लॉयज़ पर, तो 500 रुपये का रिडक्शन इन अ मंथ। मतलब एक एम्प्लॉय जो कि अब पहले उसको अब 500 रुपये सैलरी ज़्यादा मिलेगी, आप इसे कह सकते हैं। तो एक पर एम्प्लॉय 500 रुपये का रिडक्शन हुआ है। और कॉस्ट टू द कंपनीज ऑल्सो रिड्यूस, एम्प्लॉय कॉस्ट टू द कंपनीज ऑल्सो रिड्यूस्ड। बट बहुत ज़्यादा सैलरी या बहुत ज़्यादा बोलते हैं इम्पैक्ट इससे नहीं आने वाला है। गवर्नमेंट सेड द मूव विल अलाउ मोर टेक होम सैलरी टू द एम्प्लॉयज़ एंड ऑल्सो गिव रिलीफ टू द एम्प्लॉयर्स टूवर्ड्स द पेमेंट ऑफ द प्रोविडेंट फंड। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि हमें टीडीएस तो पे ही करना पड़ रहा है 500 रुपये से, या ना एम्प्लॉयज़ को कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है और ना ही इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट को। हालांकि गवर्नमेंट पे इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आई। अगर गवर्नमेंट पे कॉस्ट है तो गवर्नमेंट पे आई है 6,000 करोड़ की कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली गवर्नमेंट पे आई। बट इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आर नॉट वेरी मच वेलकमिंग दिस मूव। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 गिवन ऑन पेज नंबर 8, बैंक्स एंड एनबीएफसीज लाइकली टू सेल रैली। इस न्यूज़ में क्या है? द फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ नॉट डिसअपॉइंटेड बिजनेस दिस टाइम। दिस इज लार्जली ड्यू द वर्डिक्ट फ्रॉम द मार्केट एक्सपर्ट्स एंड एनालिस्ट हु हैव गिवन अ थम्स अप टू द 6 ट्रिलियन रिलीफ पैकेज अनाउंस्ड ऑन वेडनेसडे। कल गवर्नमेंट ने जो 6 ट्रिलियन का जो पैकेज अनाउंस किया है, बेसिकली जो री एलोकेट किया है एमएसएमईज के और एनबीएफसीज के लिए, उस पर जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट दे आर वेरी हैप्पी। और वो कह रहे हैं कि इससे जो है वो एमएसएमईज को जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और जो बैंक्स ऑलरेडी रिलेक्टेंट थे एमएसएमईज को लेंड करने के लिए, वो भी अब इस आगे बढ़ के एमएसएमईज को रिलेक्टेंट कर देंगे। नियरली 3.7 ट्रिलियन टारगेटेड एट micro, small and medium enterprises. This address the growing discomforts banks felt while lending to the market. जो 100% क्रेडिट गारंटी स्कीम आई है एमएसएमईज के लिए, उसको वेलकम किया है इंडस्ट्री एक्सपर्ट ने। और उस वेलकम की वजह से अगर हम देखें तो निफ्टी बैंक इंडेक्स भी कल 4% के गेन के साथ बंद हुआ है। हालांकि एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये अभी जो इन्वेस्टर्स हैं वो अभी इमीडिएटली जंप नहीं करेंगे बैंक स्टॉक्स पर। क्यों? क्योंकि दे विल वेट कि बैंक्स इसको एक्चुअली कैसे यूटिलाइज करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट मेजर्स बैंक्स विल टेक टू इंश्योर दिस लिक्विडिटी इन्फ्यूजमेंट। ठीक है, तो बैंक हालांकि पॉजिटिव सेंटीमेंट्स डेवलप हुआ जिसकी वजह से 5% इंक्रीज देखा गया निफ्टी बैंक इंडेक्स में, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा स्टीप जो इंक्रीज वो देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा एक्सपर्ट कह रहे हैं। क्यों ऐसा इसको वेलकम किया जा रहा है? एक्चुअली क्या था कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे उनके स्टॉक बहुत ज़्यादा अपील नहीं कर रहे थे इन्वेस्टर्स को, इवन कोविड-19 की पैंडमिक सिचुएशन से पहले भी। क्यों? कि ऐसा नहीं कि कोविड-19 के ड्यूरेशन में ही जो बैंक्स हैं वो एनबीएफसीज या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को लोन नहीं दे रहे हैं। इससे पहले भी बैंक्स वर रिलेक्टेंट टू गिव लोन टू द एनबीएफसीज और माइक्रो स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें क्या रेट रहा है एनपीए का, तो आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2018 में 16.6 जो कि बढ़ करके 18.1 हो गया, 19 में जो फाइनेंशियल ईयर 20 में बढ़कर 18.7 हो गया, जिसकी वजह से बैंक्स कोविड-19 के पहले ही रेडी नहीं थे माइक्रो स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस को लोन देने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि दैट लोन इज़ गोइंग टू बिकम द एनपीए। अब जो गवर्नमेंट ने रिफॉर्म लाया है इस कोविड-19 की वजह से, जो 100% क्रेडिट गारंटी स्कीम जो गवर्नमेंट ने लाई है, उसकी वजह से बैंक्स जो हैं वो लोन देना शुरू करेंगे। दे विल स्टार्ट गिविंग और स्टार्ट लेंडिंग टू द एनबीएफसीज, जिससे कि क्या होगा, बैंक्स की जो ग्रोथ रेट वो भी बढ़ेगी। बैंक्स के लिए ग्रोथ क्या है? बैंक्स के लिए अगर हम असेट्स की बात करें, बैंक्स के लिए लोन उसके असेट हैं। अगर बैंक आइडल सिचुएशन, जो आइडल मनी है उसको लोन नहीं कर रही, जो मनी उसके पास है उसको लोन नहीं कर रही, तो बैंक की इनकम, बैंक का प्रॉफिट कहाँ से आएगा? बैंक के पास जो
आइडल मनी उसने आरबीआई में डाल दिया, दैट इज़ ओके, बट उससे तो बहुत मिनिमम इंटरेस्ट मिल रहा है, उससे बैंक की अपनी पूरे बिजनेस एक्टिविटीज़ रन नहीं कर सकती, बैंक प्रॉफिट में नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन बैंक पार्क करने का एडल अमाउंट को पार्क आरबीआई के साथ तभी करती है जब उनको इस बात का रिस्क होता है कि उनका जो लोन अगर वो लेंड करेंगी तो वो एनपीए बन जाएगा, तो उनको उससे ज़्यादा नुकसान होगा, रादर देन वो बेटर इसको समझते हैं कि वो अपना जो एडिशनल मनी वो आरबीआई में पार्क करते हैं, वो सेफ तो रहेगा, अगर नुकसान नहीं होगा तो वो प्रॉफिट नहीं होगा तो उनको बहुत ज़्यादा लॉस भी उससे नहीं होने वाला है। तो अब जो ये क्रेडिट, इसीलिए गैप जो बैंक से वो कोविड-19 की सिचुएशन के पहले भी माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को लोन नहीं दे रहे थे, लेकिन जो 100% क्रेडिट गारंटी जो स्कीम आई है जिसकी वजह से एनबीएफसी जो लिक्विडिटी स्टाफ्ड सेक्टर है, जो एमएसएमईज हैं, उसको बैंक्स लोन देना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब उनको 100% क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस मिल गया है गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे क्या होगा, एनबीएफसीज भी प्रोग्रेस करेंगे, मीडियम स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस भी प्रोग्रेस करेंगे, स्पेशली जो स्ट्रेस्ड वन थे उनके लिए भी गवर्नमेंट ने बेसिकली लो एक सबऑर्डिनेट फंड क्रिएट किया है, तो उनको भी अब रिवाइवल के चांसेस बढ़ेंगे, जिससे जब बैंक अगर लोन देगा तो बैंक्स के भी ग्रोथ रेट बढ़ेंगे, जिससे कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो बैंक के स्टॉक की तरफ अट्रैक्ट होंगे। हालांकि इन्वेस्टर्स अभी इमीडिएटली जंप नहीं कर रहे बैंक के स्टॉक्स पर, दे आर वेटिंग टू सी द टोटल स्कीम ऑफ फंडिंग एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन बॉन्ड मार्केट, कैसे एक्चुअली फंडिंग होगी और एक्चुअली दैट फंडिंग, हाउ दिस फंडिंग इज गोइंग टू इम्पैक्ट द बॉन्ड मार्केट। तो गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्टर्स जो हैं वो वेट कर रहे हैं, बट फिर भी इस क्रेडिट गारंटी स्कीम्स को इन्वेस्टर्स ने, एक्सपर्ट्स ने बेसिकली थम्स अप किया है, पॉजिटिव पॉइंट्स दिए हैं। That will guide the trajectory of the bank stocks in long run, he added. Nonetheless, Wednesday measures are fundamentally positive for banks. ऐसा कह रहा बैंक एक्चुअली बैंक स्टार्ट करेंगे लोन देना, और जब बैंक लोन देना स्टार्ट करेंगे, अपनी लैंडिंग एक्टिविटीज स्टार्ट करेंगे, तो दैट विल इंप्रूव देयर ग्रोथ, और जिससे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, परफॉर्मेंस बढ़ेगी और उनके स्टॉक के प्राइसेस बढ़ेंगे। ये स्टैटिस्टिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि कंटिन्यूसली जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनका एक्सपोजर बढ़ रहा है एनपीए की तरफ इन एमएसएमईज, बट क्रेडिट गारंटी के बाद हो सकता है बैंक इस अपने नेगेटिव सेंटिमेंट से ओवरकम हो पाए। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 गिवन ऑन पेज नंबर 9। जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स हैं उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि इंडियन इकोनॉमी विल शेप इन द वी शेप रिकवरी, the bigger reforms coming will see a V-shaped recovery. Chief Economic Advisor Krishnamurthy Subramaniam on Wednesday said the further announcement as a part of the government plan to boost the economy would be reformed oriented. उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, लॉ, लिक्विडिटी, इन सब में ऑलरेडी बिग रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी, इवन कोविड-19 पैंडेमिक के पहले भी इसमें ज़रूरत थी रिफॉर्म्स की, बट गवर्नमेंट रिफॉर्म्स नहीं कर रही थी। अगर आप इकोनॉमिक्स थोड़ा एक्विटेंट हो तो आपको पता होगा कि इस कोविड-19 के पहले भी इकोनॉमिक रिसेशन में ही या बहुत स्लो डाउन में ही थी कंट्री। हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर, हमारे एमएसएमईज, एनबीएफसीज, जिसमें हमारा शेडो बैंकिंग जो बहुत बड़ी एक शेडो बैंक थी, जिसका जो कि बेसिकली फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में चली गई थी, आप मुझे नाम लिख कर बताएंगे, मुंबई में थी वो, बेसिकली लेंडिंग में काम करती थी, कौन सी कंपनी थी, नाम क्या था उसका। तो ये सारे आप जो फैक्टर्स थे, जो इश्यूज थे, ये इकोनॉमिक लॉकडाउन के पहले भी देख रहे थे। तो ये बहुत सारे जो रिफॉर्म्स थे ये पेंडिंग्स थे। गवर्नमेंट ने बेसिकली कोविड-19 की जो सिचुएशन है उसने गवर्नमेंट को फोर्स किया कि वो इस सेक्टर में रिफॉर्म ले, और ऐसा कहा जा रहा है एज पर द चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कि इंडिया इज़ गोइंग टू सी द वी शेप रिकवरी। वी शेप रिकवरी मतलब हम फॉल हो रहे हैं, बट जब व्हेन वी स्टार्ट रिकवर हम बिल्कुल इमीडिएटली जंप अप करेंगे रिकवरी की तरफ। हमारी यू शेप रिकवरी या स्लो रिकवरी नहीं होगी, बहुत फास्ट रिकवरी होगी। ऐसा हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है इसमें ये रिफॉर्म्स बहुत पहले से एक्सपेक्टेड था कि पहले ही करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बट एक्चुअली इस पैंडेमिक की सिचुएशन ने बहुत सारे सेक्टर में रिफॉर्म्स जो है वो इंड्यूस किया है। जस्ट लाइक जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी बहुत सारे क्या कहते हैं लेबर रिफॉर्म्स को ला रहे हैं। लेबर रिफॉर्म्स ही बहुत ज़रूरी था। अगर आप इंडिया की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में देखें तो लेबर रिफॉर्म्स वर हाईली नीडेड। तो अब बहुत सारे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने लेबर रिफॉर्म्स, फंडामेंटल लेबर रिफॉर्म्स किए हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट होगा, इंडस्ट्री जो है सेक्टर उसको बूस्ट मिलेगा। He said the stimulus package would address the supply side impact with liquidity injection. As per the chief economic advisor, जो supply side factors जो collapse कर गए थे, just like supply chain हो गए, labor, उन सब पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे कि जो इंडस्ट्री है उसको रिवाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा और वो इमीडिएटली रिवाइव करेगी। बिजनेस डू नॉट हैव रिवेन्यू इवन दे बियर द फिक्स्ड कॉस्ट। इकोनॉमिक लॉकडाउन की वजह से क्या था कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो शट डाउन थी, बट बिजनेस को फिक्स्ड कॉस्ट तो बियर करनी पड़ी थी।
फिक्स्ड कॉस्ट मतलब जो हमारी मशीनरी में लग रही थी, लेबर में लग रही थी, तो कॉस्ट जा ही रही थी, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होती, तो इसकी वजह से इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान आ रहा था और सॉल्वेंसी की प्रॉब्लम भी फर्म्स के सामने आ रही थी। बट इस इकोनॉमिक पैकेज की वजह से 100% क्रेडिट गारंटी स्कीम की वजह से जो है वो इकोनॉमी बहुत जल्दी रिवाइव करेगी। एनबीएफसीज का भी रिवाइवल बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। एमएसएमईज भी हैं वो अच्छे से रिवाइव कर पाएंगे। इवन जो स्ट्रेस्ड एमएसएमईज थी उनके लिए भी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हालांकि सुब्रमण्यन जो सर हैं उन्होंने ये कहा है कि मनी शुड बी टारगेटेड ओनली टू सनराइज सेक्टर एंड सनसेट सेक्टर। ये जो मनी है, जो फिजिकल स्टिमुलस पैकेज है, इसको सनराइज सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि सनसेट सेक्टर में। ओके, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे ये सनराइज सेक्टर क्या होते हैं, सनसेट सेक्टर क्या होते हैं। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड इन मार्केट इकोनॉमिक्स। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शंस की रिक्वायर है। फर्म्स को अपने वर्कर्स को रिलोकेट करना है, नए तरीके ढूंढने हैं, मार्केट इकोनॉमिक्स डिफरेंट चेंजेस, डिफरेंट शिफ्ट, डिफरेंट पॉस्चर्स लेंगी। उन्होंने इस सिचुएशन को 1991 की सिचुएशन से कंपेयर किया और कहा जैसे उस समय रेडिकल रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी, इस समय भी रेडिकल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी लेबर सेक्टर्स में, लैंड सेक्टर्स में रिफॉर्म ले चुकी हैं, जैसे कि कर्नाटका गवर्नमेंट जो है उसने लैंड रिफॉर्म्स भी इनिशिएट किए हैं इस ड्यूरेशन में। तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की भी बात करी, उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स भी बहुत ज़रूरी हैं, स्पेशली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए। हालांकि उन्होंने कहा कि रिच फार्मर्स के लिए कोई ऐसे सच रिफॉर्म्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं उनके लिए उनकी बार्गेनिंग पावर को इंक्रीज़ करने के लिए लेबर सेक्टर में भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अब याद करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स क्या होते हैं। ऐसे किसी भी हम अपनी मर्जी से किसी भी फार्मर को स्मॉल, मार्जिनल या बिग फार्मर्स नहीं कह सकते, यार सर्टन क्राइटेरिया। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स किसको कहते हैं। व्हाट इज़ द क्राइटेरिया टू कॉल द फार्मर स्मॉल एंड मार्जिनल। ओके, तो हमारे जो बेसिकली जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की पॉलिसी को अप्रिशिएट किया है और उन्होंने कहा है गवर्नमेंट शुड फोकस टू मेक आवर सेल्फ और आवर कंट्री सेल्फ रिलायंट ऑन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स ओनली। हम सारे सेक्टर्स में अभी कोशिश नहीं, अभी स्टार्टिंग जो है वो स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स से करनी चाहिए। और कौन से स्ट्रैटेजिक है, 3 सेक्टर्स जो कि हमारे सीए सर ने बताए हैं, वो हैं हेल्थ, डिफेंस एंड टेलीकॉम। उन्होंने कहा है कि इंडिया को फोकस करना चाहिए अभी हेल्थ सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में और टेलीकॉम सेक्टर में, जिसमें कि वो सेल्फ रिलायंट हो सके। लेटर ऑन अदर सेक्टर्स जो हैं उन पर फोकस किया जा सकता है, लेकिन अभी जो डोर्स हैं वो इंटरनेशनल कंपटीशन, इंटरनेशनल कंपनीज के लिए क्लोज है, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए क्लोज नहीं किया जा रहा। वी आर जस्ट स्ट्रेंथनिंग आवर डोमेस्टिक फर्म्स टू रिवाइव। सेल्फ रिलायंट ऑल्सो मीन्स इंडियन फर्म्स प्रोड्यूसिंग एंड इनोवेटिंग फॉर इंडियन कस्टमर्स। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बाहर की तरफ ज़्यादा फोकस करें, अपने इंडियन कस्टमर्स की तरफ हम फोकस कर रहे हैं और हम इनोवेशन पर फोकस कर रहे हैं। सेल्फ रिलायंट का मतलब ये नहीं है दैट गवर्नमेंट इज गोइंग टू कट ऑफ ऑल द रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा नहीं है। दैट ऑल इज पॉजिटिव। गवर्नमेंट will actually maintain the good relation with the world as well as will improve its domestic industry। अब देख लेते हैं कुछ आर्टिकल्स और कुछ न्यूज़ क्लिप्स। जिलेट टीम्स अप विद 2 more इंडियन फर्म्स फॉर रेमडेसिविर। जिलेट ने 2 इंडियन फर्म्स से रेमडेसिविर प्रोड्यूस करने के लिए, उससे एक्सक्लूसिव राइट शेयर करने के लिए 2 इंडियन फर्म्स के साथ गवर्नमेंट ने, जिलेट ने टाई अप करने जा रही है। कल भी हमने रेमडेसिविर की न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें एक इंडियन फर्म्स के साथ वो टाई अप करने जा रही थी, जिसमें 127 कंट्रीज में वो रेमडेसिविर को प्रोड्यूस करेगी और सेल करेगी। अब इंडियन कंपनीज़ के साथ जैसे लाइक सिप्ला और हेरेटो लैब्स के साथ जो है वो जिलेट जो है वो जा रही है कोलैबोरेट करने इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस रेमडेसिविर फॉर इंडियन मार्केट। TDS एंड TCS मूव विल नॉट ईज टैक्स बर्डन। एक्सपर्ट ने कहा जो गवर्नमेंट TCS मूव लिया है, जो EPF को जो रिड्यूस किया है, वो कंपनीज का टैक्स बर्डन जो है वो बहुत ज़्यादा कम करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी TDS तो पे करना ही पड़ रहा है विदाउट एनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो EPF है वो भी पे करना ही है, चाहे वो डिफर्ड सैलरी हो, चाहे वो एक्रूड सैलरी हो, चाहे वो पेड सैलरी हो। तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, ऐसा कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने कहा है। आज का न्यूज़ ऑफ द डे क्या है? गवर्नमेंट प्लान्स टू बाई गोल्ड फ्रॉम हाउस होल्ड। आज को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे, कैसे गवर्नमेंट बाई करती है, क्या करेगी, गोल्ड बॉन्ड क्या होते हैं, ETF क्या होते हैं, फिजिकल गोल्ड्स क्या होते हैं, कितना गोल्ड रिजर्व है, ये सब आपके प्रोबेबल क्वेश्चन बन जाते हैं अपकमिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। आज की वोकैबुलरी देख लेते हैं। वोकैबुलरी आज के डे में कुछ नहीं है। आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन तीनों टाइप की इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताएंगे। सनराइज इंडस्ट्री, सनसेट इंडस्ट्री, फुटलॉस इंडस्ट्री, ये क्या होती हैं और इनका किस कंटेक्स्ट में यूज़ होता है। दीज आर द रेफरेंसेज। इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू स्टूडेंट।